यूनिट 6 का जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है, जो फर्स्ट पार्ट जो है पॉलिटी वाला है, इकोनॉमी वाला पोर्शन है, इसमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था पे चर्चा करी। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के बाद जो अगले मुद्दे हैं उसमें औद्योगिक विकास है और विदेशी व्यापार, आयात निर्यात है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर वित्तीय संस्थाएं भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हमें बैंकिंग संस्थाओं को पढ़ना है, तो हम ये वाला पोर्शन उठा रहे हैं पहले, वित्तीय संस्थाएं, बैंकिंग वाला। तो हेडिंग डालेंगे बैंकिंग। भाई बैंक बनने के लिए मिनिमम 10 साल वित्तीय संस्था बनना पड़ता है। अगर आपको बैंक बनना है तो आपको कम से कम 10 साल वित्तीय संस्था बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे टॉपिक हैं आरबीआई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंश्योरेंस सिस्टम, पेंशन सेक्टर, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो भाई बैंक बनने के लिए मैंने बताया कि मिनिमम 10 साल वित्तीय संस्था बनना पड़ता है। अब बैंक अगर देखें हम तो वर्ल्ड लेवल पर और इंडियन लेवल पर अगर हम देखें तो वर्ल्ड लेवल पर मेडिसी बैंक था सबसे पहले 15वीं शताब्दी में। एक मेडिसी बैंक था जो 1494 में, है ना, मेडिसी बैंक का नाम था, मेडिसी बैंक, मेडिसी बैंक था, मेडिसी बैंक। ये बेसिकली मेडिसी जो बैंक था ये 1494 के आसपास, 1494 के आसपास था। वर्ल्ड लेवल का 15वीं शताब्दी में पहला बैंक था। जैसे भारत में था ना बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये 18वीं शताब्दी में था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। एमपीपीएससी की थोड़ी सी आदत है, वो प्रिलिमिनरी ओरिएंटेड टाइप की चीज़ें पूछ लेता है। वर्ल्ड का पहला बैंक कौन है, तो मेडिसी बैंक है जो 15वीं शताब्दी में आया था। इंडिया का कौन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है जो 1770 में आया था, है ना, यूरोपियन कंपनी का बैंक था, 18वीं शताब्दी में था, है ना। वर्ल्ड का पहला बैंक 15वीं शताब्दी में था और इंडिया का जो बैंक था वो 18वीं शताब्दी में था, है ना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, 1 जनवरी को बैंकिंग एक्ट आया 1949 में, और जो संस्थाएं इससे रजिस्टर्ड हुई वो वित्तीय संस्थाएं कहलाई। और यहाँ पर आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिखेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में वित्तीय संस्थाएं 1 जनवरी 1949। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जो भी आपके सिलेबस की हेडिंग है ना, यूनिट 1 से यूनिट 10 प्रीलिम्स में या मेंस में, पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, नेशनल इशूज, सोशलॉजी, इकोनॉमी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पेपर 3 में साइंस वाला पूरा पेपर 300 नंबर का है, चौथा इथिक्स, 5वां हिंदी या निबंध, जो भी हेडिंग होती है ना उस हेडिंग को ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए। आपकी हेडिंग क्या है, वित्तीय संस्थाएं। तो मैंने बताया कि भाई बैंक बनने के लिए 10 साल वित्तीय संस्था होना जरूरी है। फिर मैंने बताया कि भाई बैंकिंग एक्ट 1949 में जो संस्थाएं रजिस्टर्ड होती हैं उनको फाइनेंशियली कंपनी कहा जाता है, और कंपनी एक्ट 56 के अंतर्गत इनको रजिस्टर्ड माना जाता है। कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड बन जाता है। आजकल कंपनी एक्ट 2013 हो गया है ना। तो ये जो संस्थाएं बैंकिंग एक्ट 1 जनवरी 1949 के तहत रजिस्टर्ड हैं उनको फाइनेंशियल संस्था या वित्तीय संस्था माना जाता है, और ये आपके कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड है। आज की डेट में कंपनी एक्ट 2013 हो गया है ना, कंपनी एक्ट 2013 हो गया। तो पहली बात तो बैंक क्या है समझिए, ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो कि बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं उन्हें बैंक कहा जाता है। और बैंक जो है वो चेक के माध्यम से, हुंडी के माध्यम से आर्थिक गतिविधियां करते हैं, लेन देन करते हैं, है ना, और जमा स्वीकार करते हैं, आवश्यकता पड़ने पे लोन देते हैं। अब वित्तीय संस्था क्या हो गया साहब, ऐसी संस्थाएं जो वित्तीय क्षेत्र में काम करती हैं, फाइनेंशियल क्षेत्र में काम करती हैं और कंपनी एक्ट 1956 और 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, उनको कहते हैं वित्तीय संस्थाएं। मतलब ऐसी संस्थाएं जो वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती हैं और कंपनी एक्ट 56 और 2013 अर्थात के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, उनको वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। फाइनेंशियल कंपनी में बहुत सारी चीज़ आती है, बैंक आते हैं, है ना। फाइनेंशियल कंपनी में कौन कौन आता है, आपके सिलेबस में वित्तीय संस्था है ना। फाइनेंशियल कंपनी में आपके बैंक आते हैं भैया, फाइनेंशियल कंपनी में म्यूचुअल फंड आते हैं, है ना, फाइनेंशियल कंपनी में बीमा क्षेत्र आते हैं, शेयर बाजार आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना। म्यूचुअल फंड आते हैं, शेयर बाजार आते हैं, है ना। बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस सेक्टर आते हैं, बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस सेक्टर आते हैं, बैंक आते हैं, मैंने बताई दिया आपको। पेंशन फंड क्षेत्र आते हैं, पेंशन सेक्टर आते हैं, पेंशन सेक्टर आते हैं। तो ये जितने प्रकार की, इसके अलावा जो है वेंचर कैपिटल आते हैं, चिप फंड आते हैं, वेंचर कैपिटल जो जोखिम वाले सेक्टर होते हैं, वेंचर कैपिटल आते हैं, एक एक को देखेंगे अभी अपन। वेंचर कैपिटल आते हैं। इसके अलावा जो आपके चिप फंड कंपनियां, चिप फंड जो चीज़ें होती हैं वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आते हैं। आपकी हेडिंग क्या है, वित्तीय संस्थाएं। तो जो आपकी हेडिंग है उसको आप बड़े इत्मीनान से पढ़िए, समझिए और उस पर आप काम करिए।
अब जैसे भैया बहुत सारी वित्तीय संस्था है, नाबार्ड है 82 में बना, हमारी चर्चा चल रही थी, है ना। ऐसी संस्थाएं जो वित्तीय क्षेत्र में काम करती हैं और कंपनी एक्ट 1956 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, लाइक म्यूचुअल फंड, लाइक बैंक, लाइक इंश्योरेंस कंपनीज, लाइक शेयर बाजार, लाइक पेंशन, लाइक वेंचर कैपिटल्स, लाइक चिट फंड्स, है ना। जैसे अब नाबार्ड है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास संस्थान 82 में बना शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। एक्सिम बैंक है 1982 में बना, आयात निर्यात बैंक, है ना। इसके अलावा जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक है, नेशनल हाउसिंग बैंक 88 में बना, सिडबी है 90 में बना, है ना। मुद्रा बैंक सरकार ने 2015 में बनाया, आपके पेमेंट बैंक 2014 में बना। ये क्या है, सब फाइनेंशियल संस्था है, जितनी भी संस्था है फाइनेंशियल संस्था है, इनको अपने को पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के एक व्यय होता है, एक आय होता है। अगर आपका खर्चा है और व्यय है आपका, और व्यय एक्सपेंडिचर और आपकी आय है, आपका खर्चा ज्यादा है, उसमें आपने आय को माइनस कर दिया और ये टोटल आ गया जीरो। मान लीजिए आपका एक्सपेंडिचर माइनस कर दें इनकम से, आपके जितने खर्चे हैं उसको माइनस कर दें इनकम से, तो आपका एग्जिस्टेंस मान लो जीरो आ गया, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस आपका जीरो आ गया। कुल मिला के तो व्यय क्या हुआ, व्यय क्या हुआ, व्यय एग्जिस्टेंस का कारक है। बिना व्यय के जीवन का विकास संभव नहीं है। आप जीवन में कहीं भी रह लें, बिना एक्सपेंडिचर के जीवित नहीं रह सकते। अगर आपको अपना एग्जिस्टेंस करना है, आपका अस्तित्व करना है, आपको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, तो आज नहीं कल आपको खर्चा करना पड़ेगा, व्यय करना पड़ेगा। घर में बैठ के कुछ खर्चा नहीं करूँगा तो भैया सब्जी लेना पड़ेगा, फल लेना पड़ेगा, है ना, गेहूँ आटा लेना पड़ेगा, कुछ खाना पीना है, जीना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अस्तित्व कैसे है, व्यय एक्सपेंडिचर एग्जिस्टेंस का फैक्टर है और आपको व्यय अस्तित्व का कारक है। बिना व्यय के जीवन का विकास संभव नहीं है। जो खर्चा करना जानता है वही कमाना जानता है, जो खर्च नहीं कर सकता वो कमा नहीं सकता। जिसमें खर्च करने की कैपेबिलिटी है वो कमाने की भी कैपेबिलिटी रखता है। अगर आदमी में कैपेबिलिटी है तो 4000 रुपये दिन का कमा सकता है, 10,000 रुपये दिन का कमा सकता है, और योग्यता नहीं है तो 4000 रुपये साल का नहीं कमा सकता। ठीक है, तो व्यय के लिए माध्यम क्या है, रोजगार। भाई यही व्यय के लिए आप क्या चर्चा हो, आपको माध्यम क्या है, आपका मीडिएटर क्या है। आप अल्टीमेटली व्यय करना चाहते हो जीवन में, अल्टीमेटली आपको अस्तित्व चाहिए ना, आपको अपने जीवन में एग्जिस्टेंस पूरा करना है, अस्तित्व पूरा करना है। आप अस्तित्व के लिए लड़ाई के लिए, अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई के लिए काम कर रहे हो, तो व्यय के लिए माध्यम क्या है, व्यय के लिए माध्यम है रोजगार। या तो गवर्नमेंट में देगा लगेगा, या तो प्राइवेट लगेगा। गवर्नमेंट लग गया तो ठीक है, और नहीं तो प्राइवेट करो। और प्राइवेट में आपको दिख रहा है कितना सर्वाइव करना मुश्किल है। भाई आप में योग्यता भी चाहिए, क्षमता भी चाहिए, अवसर है तो कुछ नहीं होगा। योग्यता, क्षमता, अवसर सब चाहिए उसमें। तो भैया या तो रोजगार, और रोजगार नहीं है तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपको स्वरोजगार मिलेगा। अब मैंने कल भी बताया था कि भाई बेरोजगारी की दर आप देख रहे हैं 1971 से 1991 और 2021 लगातार बेरोजगारी की दर जो है बढ़ रही है। 6.4 से 8.4 और 8.9 तक आ गई। स्थिति भयावह हो रही है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही। तो साहब आपको अगर खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर करना है तो माध्यम चाहिए, या तो नौकरी, रोजगार। रोजगार नहीं मिलेगा तो स्वरोजगार चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यय के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे की जरूरत पड़ेगी, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे की जरूरत पड़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए क्या चाहिए, बैंक चाहिए। बिना बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, और बिना इंफ्रा के नौकरी नहीं लगेगी। बैंक बहुत जरूरी है ना भाई। अब इंपॉर्टेंट बात, व्यय के लिए संसाधन जुटाने की योग्यता आय कहलाती है। भाई इनकम या रिसिप्ट्स क्या होते हैं, व्यय के लिए संसाधन जुटाने की योग्यता। आपको एक्सपेंडिचर के लिए जो रिसोर्सेज जुटाते हैं उसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो आय होती है। आय भी दो तरीके की होती है, एक प्राइमरी आय होती है जो रोजगार या स्वरोजगार से मिलती है, दूसरी बाजारिक आय होती है जिसको बोरोविंग कहते हैं, जो बाजार से उधार लेके होती है। अब आय के भी दो प्रकार है भैया, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी होती है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से मिलती है, दूसरी बाजार उधारी से मिलती है, उसको द्वितीयक रोजगार कहते हैं। तो प्राइमरी क्या होता है, स्वयं से कमाकर प्राप्त किया गया स्वरोजगार। मतलब आय के भी दो प्रकार हैं, आय के भी दो प्रकार है। एक पहला हो गया प्रकार स्वरोजगार, स्वरोजगार मतलब खुद से मेहनत करके कमा रहे, और दूसरा क्या लिया, बाजार से उधारी ले रही, हाँ बोरोविंग कर लिया। ऐसी प्राप्तियां जो बाजार की उधारी से लिया आपने, बैंकों की वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ली। हाँ, तो या तो खुद कमा के काम करो। अभी आपको कोई कंपनी खोलना है, बिजनेस खोलना है, तो या तो आपके पास खुद का कमाया हुआ पैसा होना चाहिए। अभी देख ही रहा, फाइनेंशियली क्राइसिस चल रही, अभी लोगों के पास है ना कैश का प्रॉब्लम है। कैश है तो ऐश है, अभी कैश ही नहीं है तो कहाँ से ऐश होगा, बहुत प्रॉब्लम चल रहा। फाइनेंस का प्रॉब्लम बहुत चल रहा, अभी कैश का प्रॉब्लम बहुत चल रहा, पैसा है नहीं लोगों के पास, दिक्कत है ना। तो बहुत तकलीफ वाली स्थिति है साहब। तो ये आपका यहाँ पे जो मैंने बताया ये चीज़ हो गई आपकी आय। तो भैया व्यय माइनस आय करेंगे तो अस्तित्व है।
अस्तित्व के लिए व्यय जरूरी है और व्यय के लिए आय जरूरी है, और व्यय और आय दोनों है तो अस्तित्व है, और व्यय आय है तो अस्तित्व है, और ये सबके लिए बैंक जरूरी है, इसलिए इंफ्रा जरूरी है, इसलिए देश को चलाना है तो बैंक जरूरी, वित्तीय संस्था जरूरी है कि नहीं जरूरी, है कि नहीं जरूरी, बताइए। बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे फाइनेंस क्या होता है। हम आय के उपयोग का अधिकार, हमारी जो आय है उसका हम यूज कैसे करें उसका अधिकार, वो वित्त कहलाता है। लिखेंगे आप, आय के उपयोग का अधिकार वो कहलाता है फाइनेंस। आय के उपयोग का अधिकार फाइनेंस कहलाता है। वित्त को बेचना उधार देना ये लेंडिंग कहलाता है। अपने फाइनेंस को बेचना उधार देना ये लेंडिंग कहलाता है। वित्त को खरीदना या उधार लेना ये बोरोइंग कहलाता है ना। आपने उधार दिया ये लेंडिंग, आपने उधार लिया ये बोरोइंग, और जिस कीमत पर आपने किसी चीज को में ब्याज कमाया वो चीज आपका इंटरेस्ट कहलाता है ना। ये सब बिजनेस चलता रहता है और इसके लिए सरकारें काम करती हैं। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काउंसिल बनाई सरकार ने 2010 में, जो बैंक, इंश्योरेंस, पेंशन, शेयर मार्केट सब पे कंट्रोल करेगा, है ना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, है ना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल 2010 में सरकार ने बनाई, जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 31 दिसंबर 2010 को बनी, और इसका जिक्र भी आर्टिकल 280 से 284 में है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल जो कि बैंक, इंश्योरेंस, पेंशन और शेयर बाजार चारों पे कंट्रोल करने का काम करती है। बैंक, है ना, शेयर बाजार, इंश्योरेंस और पेंशन सारों सेक्टर पर जो है कंट्रोल करने का काम ये करती है। अब हम बात करेंगे भैया हमारे कौन कौन से शेड्यूल्स बैंक है, कौन कौन से नॉन शेड्यूल्स बैंक हैं, है ना। इस पर हम थोड़ी सी चर्चा अपनी यहाँ पर कर लेंगे। शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, है ना, इस पर चर्चा कर लेंगे। तो बैंकिंग वाला टॉपिक में आरबीआई वगैरह, सेबी वगैरह, है ना, शेयर मार्केट वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। और इसके बाद 2 लेक्चर और ले लेंगे, तो औद्योगिक विकास वाला और विदेशी व्यापार वाला, आयात और निर्यात वाला, और फिर एक मर्ज क्लास लेके पूरी यूनिट को जो है समअप कर देंगे, और फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस एनालिसिस कर लेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से, है ना, क्या क्या बन सकते हैं। अब जो अगली बात है भैया, हमारे यहाँ पे इस समय कितने शेड्यूल बैंक है, कितने नॉन शेड्यूल बैंक है, तो हम पॉइंट वाइज लिखते हैं। शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं? जो अनुसूचित बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड सूची में शामिल हैं और आरबीआई के अनुसार बाध्यकारी हैं, उनको हम कहते हैं शेड्यूल बैंक, है ना। शेड्यूल बैंक कहते हैं अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक उनको कहते हैं। हमारे उसमें नेशनल बैंक है ना सिलेबस में, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ऐसे बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट 1934 की दूसरी सूची में शामिल है और आरबीआई के लिए बाध्यकारी हैं। सभी देशी और विदेशी बैंक इसमें शामिल हैं जिनको आरबीआई के निर्देशों को मानना अनिवार्य है। जिनको आरबीआई के निर्देशों को मानना अनिवार्य है उनको हम लोग कहते हैं आपका शेड्यूल बैंक। तो ये आपका शेड्यूल बैंक, इनको हम लोग कहते हैं अनुसूचित बैंक। और अनुसूचित बैंक को आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी है। इसमें जितने भी देसी और विदेशी, है ना, डोमेस्टिक और फॉरेन बैंक आते हैं उनको सबको रखा गया है। उसके बाद कुछ होते हैं गैर अनुसूचित बैंक, वो हमको नहीं पढ़ना, वो हमारे काम का फिलहाल नहीं है। अब देशी और विदेशी बैंक है, तो जो देशी बैंक होते हैं, ये जो डोमेस्टिक बैंक होते हैं, ये भी 2 तरीके के हैं, एक पब्लिक बैंक और एक प्राइवेट बैंक, है ना। एक पब्लिक बैंक और एक प्राइवेट बैंक। एक हो गया आपके पब्लिक और एक हो गया आपके प्राइवेट। ये जो आपके डोमेस्टिक है, ये जो आपके डोमेस्टिक है और ये आपके फॉरेन है। अब जो प्राइवेट बैंक है वो भी 2 तरीके के होते हैं, एक है राष्ट्रीयकृत और एक है गैर राष्ट्रीयकृत। आपके सिलेबस में नेशनलाइज बैंक है, तो ये नेशनलाइज बैंक है और इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक, जो आपके पाठ्यक्रम में है राष्ट्रीयकृत बैंक, है ना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस समय चर्चा में भी है, हमारे सिलेबस में है राष्ट्रीयकृत बैंक और नॉन नेशनलाइज बैंक। नॉन नेशनलाइज बैंक, नॉन नेशनलाइज बैंक। और प्राइवेट बैंक जो है ये भी 2 तरीके के हैं, ओल्ड जनरेशन बैंक और न्यू जनरेशन बैंक, है ना। ओल्ड जनरेशन बैंक और न्यू जनरेशन बैंक, ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन, ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन, ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन। तो मैंने शेड्यूल बैंक बता दिया भाई, वे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड सूची में शामिल हैं, आरबीआई के लिए
अनुसार वो बाध्यकारी हैं। देशी और विदेशी बैंक इसमें आते हैं, डोमेस्टिक और फॉरेन, और इन सभी को आरबीआई के दिशा निर्देशों को मानना ज़रूरी है। देशी के अंतर्गत पब्लिक बैंक भी आते हैं जिसमें नेशनलाइज बैंक, नॉन नेशनलाइज बैंक है, और प्राइवेट बैंक भी आते हैं जिसमें ओल्ड जनरेशन बैंक और न्यू जनरेशन बैंक भी। और नॉन शेड्यूल्ड बैंक ऐसे बैंक है जो आरबीआई की सेकंड सूची में शामिल नहीं है, जिसमें सहकारी बैंक है, लोकल लेवल के बैंक है, म्युनिसिपल वाले बैंक हैं, जितने भी है ना, सहकारी बैंक है ना, कोऑपरेटिव बैंक है ना, म्युनिसिपल बैंक हैं जो आरबीआई एक्ट 35 की सेकंड सूची में नहीं है, स्थानीय संस्थाओं वाले बैंक हैं, और इस प्रकार के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले बैंक है, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली चर्चा है वो होनी है इस पे कि ये हो गया शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। अब जो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वह डोमेस्टिक बैंक, ऐसे अनुसूचित बैंक जिसमें 50% से अधिक शेयर भारतीय नागरिक या भारतीय संस्थाओं के पास है, उनको देशी बैंक बोलते हैं ना। ऐसे बैंक जिसमें 50% के आसपास शेयर भारतीय जो नागरिक हैं या भारतीय संस्थाएं हैं उनके पास हैं, उनको देशी बैंक कहा जाता है। और भारत में जितने भी पब्लिक और प्राइवेट बैंक है वो इसका पार्ट है। दूसरा है फॉरेन बैंक, ऐसे बैंक जिसमें 50% से अधिक शेयर विदेशी नागरिकों के पास हैं और संस्थाओं के पास हैं, है ना, उनको बोलते हैं आपके विदेशी बैंक। जैसे एग्जांपल के लिए आपके स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो ब्रिटेन का बैंक है, एचएसबीसी बैंक, सिटी बैंक, एबीएन, है ना, औरो बैंक, ये सारे बैंक इसके अंतर्गत आते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। अब है पब्लिक बैंक, ऐसे बैंक जिसमें 50% से अधिक शेयर राष्ट्रपति के नाम से होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77, उनको कहते हैं पब्लिक बैंक, सार्वजनिक बैंक, है ना। और इसी के अंतर्गत दो चीज़ें आती है, राष्ट्रीयकृत बैंक और नॉन राष्ट्रीयकृत बैंक। तो राष्ट्रीयकृत बैंक ऐसे बैंक जो पहले निजी क्षेत्र में थे किसी व्यक्ति या संस्था के पास, लेकिन संसद ने कानून बनाकर सरकारी स्वामित्व या ऑनरशिप में उनको ले लिया, उनको राष्ट्रीयकृत बैंक कहा जाता है। जैसे इंदिरा गांधी ने 1969 में जो भी 50 करोड़ की संपत्ति वाले अधिक बैंक थे उनको किया, 80 में फिर कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, है ना। तो ऐसे बैंक जो पहले किसी निजी क्षेत्र में थे, क्योंकि आपके सिलेबस में इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे राष्ट्रीयकृत बैंक को, आपके सिलेबस में वित्तीय संस्थाएं, राष्ट्रीयकृत बैंक, आरबीआई, तो ऐसे बैंक जो पहले निजी क्षेत्र में थे किसी व्यक्ति या संस्था के पास, लेकिन संसद में कानून बनाकर के उन्हें ऑनरशिप या सरकारी स्वामित्व में लाया गया, उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंक कहा जाता है। जैसे 1969 में पार्लियामेंट ने कानून बनाया, क्योंकि पार्लियामेंट व्हाट शुड बी लॉ एंड व्हाट इज द लॉ डिसाइड करने वाली संस्था है, और कि 50 करोड़ से अधिक जिन बैंकों के पास पेड अप बैलेंस है, प्रदत्त पूंजी है, वो सभी सरकार की हो जाएगी। और उस समय ऐसे 14 बैंक थे जिनके पास 50 करोड़ की पेड अप बैलेंस पूंजी थी। उसी तरीके 80 में संसद ने कानून बनाया कि 200 करोड़ से अधिक पूंजी जिनके पास होगी वो सरकार की हो जाएगी। उसमें ऐसे 6 बैंक थे, तो ये 14 और 6 मिलाकर के जो है, उस समय 14 और 6 मिलाकर के जो है वो 20 हो गए। फिर न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 4 सितंबर 93 को पीएनबी में मर्ज हो गया, तो 20 में से 1 माइनस हो गए, 19 हो गए। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अभी जो है कम हो गई है, लेकिन उस समय 19 थी। अब करंट अफेयर्स में पढ़ा देंगे वो कौन कौन से बैंक है अभी जो नेशनलाइज है। नॉन नेशनलाइज बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। तो बैंक ऑफ बंगाल जो ये नॉन नेशनलाइज बैंक, बैंक ऑफ बंगाल 1806 में बना था, बैंक ऑफ बंगाल 1806 में बना था। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बना था, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बना था। तीनों को जोड़ करके 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया। तो ऐसे बैंक जो पहले से सरकार में शामिल होने वाले किसी ना किसी संस्था या रियासतों से संबंधित रहे हैं, जो पहले से, मतलब बैंक ऑफ बंगाल जो 1806 से, बैंक ऑफ बॉम्बे जो 1840 से, सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल 1806, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, फिर बैंक ऑफ मद्रास 1843, ये 1921 में इनको इंपीरियल बैंक बोला गया। तो ऐसे बैंक जो पहले से ही सरकार में शामिल होने वाले किसी ना किसी संस्था या रियासतों संबंधित रहे, उनको नॉन नेशनलाइज बैंक कहा गया। बाद में गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1956 में इनको एसबीआई के रूप में कन्वर्ट किया गया, और वर्तमान में ये जितने भी बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता है, इनको मर्ज करके जो इंपीरियल बैंक बनाया गया वो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पर बन गया। इसके बाद हमारी बात करते हैं अगले प्राइवेट बैंक पे। तो प्राइवेट बैंक में ऐसे बैंक जो 50% से अधिक शेयर नागरिक या निजी संस्थाओं के पास हैं, उनको बोलते हैं ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक, न्यू जनरेशन। ओल्ड जनरेशन ऐसे बैंक जो 93 के पहले नियमों के आधार पर बनाया गया, नरसिम्हन कमेटी जब नहीं आई थी उसके पहले, उनको ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक कहा जाता है। और ऐसे बैंकों की संख्या जो है वो 5 के आसपास है।
और ऐसे बैंक जो 1993 में नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद बनाए गए, उनको जो है वो न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक कहा जाता है। उदाहरण के लिए इनकी संख्या वर्तमान में 9 है, जैसे HDFC है 77 में बना, ICICI है 55 में बना, एक्सिस बैंक है, यस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ये सारे न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक हैं। तो प्राइवेट बैंकों के भी 2 पार्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बैलेंस शीट से लेकर रेड बैलेंस शीट, ब्लैक बैलेंस शीट, है ना, इनको हम देखेंगे, समझेंगे, है ना, बाद में देखेंगे इसको, अभी यहाँ पे नहीं देखना है।